दोस्तों ये स्टोरी का 34 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। दूसरा रूम। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसने जो कुछ भी कहा वह सब सच है? सार्थक ने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि वह सच कह रहा है। रॉबिन ने कहा, आई एम एग्री विद सार्थक, नाना जी बहुत ही चालाक है। वह जानते हैं कि विशाल कोई ऐसा आदमी नहीं है जिस पर वह पूरी तरह से भरोसा कर सके। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, बलराज खुराना विशाल को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ। कुणाल ने पूछा, तो आपको लगता है कि वह कुछ बड़ा प्लान बना रहा है? सार्थक ने सिर हिलाया और कहा, वह अभी उतना पावरफुल नहीं है जितना वह कई साल पहले था, और अगर वह मुंबई में है तो वह जानता है कि हमारा पावर उससे कहीं ज्यादा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह लापरवाही से कोई काम करेगा जब तक वह अपनी पावर फिर से हासिल नहीं कर लेता। सिद्धार्थ ने कहा, जो असल में मुश्किल है। रॉबिन ने आह भरी और कहा, अगर वह आदमी आज रात मर गया तो मैं एक पार्टी दूंगा। कुणाल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह आज रात मर गया या नहीं। उन सबके बीच रुद्र कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर रजत का कॉल आया। कॉल रिसीव करने के बाद रुद्र के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। रुद्र ने पूछा, वह कैसी है अब? रजत ने कहा, मैडम ठीक है और अभी अपने रूम में रेस्ट कर रही हैं। अपना कोट उठाते हुए रुद्र ने कहा, समर्थ को कॉल करो, उससे कहो कि जितनी जल्दी हो सके अंशिका को सिंघानिया पैलेस ले आए। एनवलप को अपने पास रखो, मैं इसे कल दादाजी के सामने खोलूंगा। इतना कहकर कॉल काटने के बाद रुद्र ने कहा, मुझे जाना है। सार्थक ने पूछा, क्या हुआ? आराध्या ठीक है? रुद्र ने कहा, वह बलराज खुराना के आदमी आराध्या और अच्युत को फॉलो कर रहे थे और मॉल में, और उसने आराध्या से बात भी की। सिद्धार्थ ने पूछा, अब हम क्या करें? दरवाजे की ओर चलते हुए रुद्र ने कहा, जाओ और वैशाली और अन्ना कहाँ है, उन्हें लेकर आओ। इतना कहकर वह बाहर निकल गया सिंघानिया पैलेस। जैसे ही रुद्र अपनी कार से बाहर निकला, समर्थ उसकी ओर दौड़ते हुए आया और कहा, कुछ आदमी अंशिका के स्टोर में आए थे और उसे यह एनवलप देकर गए हैं। रजत ने कहा, मैडम को भी यह एनवलप मिला है। समर्थ के हाथों से एनवलप लेते हुए रुद्र ने उसे रजत को दिया और कहा, उन्हें अपने पास रखो। रजत ने सिर हिलाया और चला गया। रुद्र ने पूछा, अंशिका अब कैसी है? उन्होंने उसे क्या कहा? कुछ नहीं, उन्होंने बस उसे वार्निंग दी और उसे हमारे अंडरवर्ल्ड की डिस्प्ले के बारे में बताया और उसे यह एनवलप दिया। उन्होंने उसे दादाजी को देने के लिए कहा, समर्थ ने कहा। रुद्र ने कहा, क्या तुमसे? समर्थ ने सिर हिलाया और कहा, हमने शादी करने से पहले उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। अच्छा, अब जाओ और अंशिका और अच्युत का ख्याल रखो। इतना कहकर रुद्र अपने रूम के अंदर चला गया। बेडरूम के अंदर जब रुद्र रूम के अंदर आया तो उसने देखा आराध्या पीसफुल बेड पर सो रही है। अपना कोट और शूज उतार कर रुद्र बेड पर चला गया और आराध्या को अपनी तरफ खींच लिया। उसके सीने पर सर रखते हुए आराध्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, आप वापस आ गए? रुद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने मुझे मिस किया? आराध्या मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। रुद्र ने कहा, आराध्या आज जो हुआ। आराध्या ने मुंह फेर लिया और कहा, आज जो हुआ उसके बारे में बात मत कीजिए। वह आदमी मुझे बहुत परेशान कर रहा था। रुद्र ने पूछा, क्या उसने तुम्हें कहीं चोट पहुंचाई? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे चारों ओर 8 से ज्यादा बॉडीगार्ड थे और उसके ऊपर मिस्टर असिस्टेंट भी थे। वह आदमी मेरे बालों को भी छू नहीं सकता था, आराध्या ने कहा। रुद्र ने आह भरी और कहा, गुड। आराध्या ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए पूछा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? रुद्र ने पूछा, तुम किस बारे में बोल रही हो? मैंने तुम्हें क्या नहीं बताया? आराध्या ने कहा, यही कि आपको सब अंडरवर्ल्ड के किंग कहते हैं। रुद्र ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें यह किसने बताया? आराध्या ने कहा, तो क्या यह सच है? रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ। और आराध्या ने हंसते हुए पूछा, तो फिर मैं भी तो क्वीन हुई ना? रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ तुम क्वीन हो। उसके गालों पर थप्पड़ मारते हुए आराध्या ने कहा, तो मिस्टर सिंघानिया? रुद्र ने अचानक कहा, कल सुबह का अपॉइंटमेंट है हमारा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है। उसके पेट को सहलाते हुए रुद्र ने कहा, सब ठीक हो जाएगा। अपनी बाहों को रुद्र के कमर के चारों ओर लपेटते हुए आराध्या ने कहा, आई विश मित्तल मेंशन। अंदर जाते ही सार्थक चिल्लाया, अन्ना? कोई जवाब नहीं। सार्थक ने फिर से कहा, अन्ना? कोई जवाब नहीं। सार्थक ने कहा, स्वीटहार्ट। बटलर ने कहा, सर अंबिका मैडम टेरिस पर आपका वेट कर रही हैं, ऊपर जाते टाइम आपको 2 कप कॉफी लाने के लिए कहा है। सार्थक ने पूछा, वह हॉस्पिटल से वापस कब आई? बटलर ने कहा, मैडम आज हॉस्पिटल नहीं गई। सार्थक ने मुंह फेर लिया और पूछा, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसने कुछ खाया? बटलर ने कहा, उन्होंने बस कुछ फ्रूट खाए हैं। सार्थक ने आह भरी और कहा, जल्द मुझे 2 कप कॉफी बनाकर दो।
बटलर ने सिर हिलाया और चला गया। कुछ मिनटों के बाद बटलर बाहर आया और कहा, मैं आपके साथ यह सब लेकर चलता हूँ। सार्थक ने सिर हिलाया और टेरेस की तरफ चला गया। टेरेस पर आकर सार्थक ने देखा अंबिका एक कोने में खड़ी। बटलर के हाथ से कप लेते हुए सार्थक ने कहा, अब तुम जा सकते हो। बटलर के चले जाने के बाद सार्थक अंबिका की तरफ जाने लगा। कप को टेबल पर रखते हुए सार्थक ने उसे पीछे से गले लगाया और पूछा, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? अंबिका मुस्कुराई और बोली, मैं बस आसमान की तरफ देख रही हूँ। सार्थक ने मुंह फेर लिया और कहा, तुम्हें बस मेरी तरफ देखना चाहिए। उसके सीने पर अपना सर रखते हुए अंबिका ने कहा, सार्थक, तुम नहीं जानते कि हमें एक दूसरे से प्यार करने का दूसरा मौका देने के लिए मैं भगवान का कितना आभारी हूँ। उसके नेक पर किस करते हुए सार्थक मुस्कुराया और कहा, मैं भी। अंबिका ने कहा, मैंने पास्ट में जो किया उसे मैं कभी नहीं तोड़ रही हूँ कि मैं तुम्हें फिर कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगी। सार्थक ने मुंह फेर लिया और कहा, मौत के अलावा कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। अब इन सब के बारे में बात करना बंद करो। अंबिका ने सिर हिलाया। सार्थक ने कहा, आई लव यू अन्ना। अंबिका मुस्कुराई और बोली, आई लव यू टू मोर। फिर कुछ देर की शांति के बाद अंबिका ने कहा, सार्थक। सार्थक ने कहा, हाँ। एक गहरी सांस लेते हुए अंबिका ने कहा, आई एम प्रेग्नेंट। सार्थक ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, तुमने क्या कहा? अंबिका ने अपनी बाहों को उसके गले में लपेटते हुए कहा, तुम बहुत जल्दी पापा बनने वाले हो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। सार्थक ने मुस्कुराते हुए पूछा, रियली? क्या मैं सच में पापा बनने वाला हूँ? अंबिका मुस्कुराई और सिर हिलाया। सार्थक चिल्लाया, पापा? मैं? ओ माय गॉड। फिर उसने मुंह फेर लिया और कहा, तुम बहुत देर से खड़ी हो, आओ आओ बैठो। आप जब तुम्हें पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम इस टाइम पर छत पर क्यों आई हो? क्या होगा अगर तुम्हें सर्दी लग गई? हमें तो डॉक्टर के पास भी जाना होगा। रुको, क्या हमारे कोई और बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं? मुझे हॉस्पिटल चीफ को फोन करके बताना है। अंबिका ने गहरी सांस ली और सार्थक का गाल सहलाते हुए कहा, सार्थक काम डाउन। सार्थक ने कहा, मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? मैं बहुत जल्दी डैडी बनने वाला हूँ। यह इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबसे बड़ी बात, हमने अभी शादी भी नहीं की। अंबिका हंसी और बोली, कोई बात नहीं, यह मैटर नहीं करता। सार्थक ने सिर हिलाया और कहा, हाँ यह मैटर करता है। मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग तुम्हारे या फिर हमारे बेबी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचे। हम कल शादी कर रहे हैं। मैं मॉम और बाकी सभी को कॉल करूंगा और उन्हें बता दूंगा। अंबिका ने कहा, अरे कल नहीं, कल आराध्या का चेकअप करना है। सार्थक ने मुंह फेरते हुए कहा, अब से तुम हॉस्पिटल नहीं जा रही हो, तुम्हें घर पर ही रहना और आराम करना है। अंबिका ने कहा, सार्थक, वर्क इज इम्पोर्टेंट, ओके, और सभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और अभी आराध्या को मेरी जरूरत है। सार्थक ने कहा, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? अंबिका ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने नहीं दिखाया, लेकिन मैं कल डॉक्टर के साथ विजिट करने की प्लानिंग कर रही थी। मैंने आफ्टरनून में प्रेगनेंसी टेस्ट किट का यूज किया तो वह पॉजिटिव निकली। सार्थक ने कहा, ठीक है, हम एक साथ डॉक्टर के पास जाएंगे। तुम अपना काम कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें जो भी खाने को कहूँगा वह सब तुम्हें खाना पड़ेगा। साथ ही तुम मेरे या कुछ बॉडीगार्ड बिना कहीं नहीं जा सकती। क्या तुम समझ गई? अंबिका ने सिर हिलाया। सार्थक अंबिका के पास आया और उसे अपनी बाहों में उठाकर नीचे जाने लगा। अंबिका ने कहा, मैं चल सकती हूँ सार्थक। सार्थक ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम स्लिप हो गई या फिर गिर गई तो क्या होगा? मैं रिस्क नहीं खा सकता। सार्थक की बात सुनकर अंबिका ने आंखें मूंद ली और कहा, तुम बहुत ज्यादा हो। दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस। आराध्या को बेड पर लेटाने के बाद रुद्र स्टडी रूम की तरफ जाने ही वाला था कि उसके फोन पर सार्थक का कॉल आया। सार्थक ने पूछा, आराध्या कैसी है? रुद्र ने कहा, वह ठीक है। अन्ना के बारे में क्या क्या उन्होंने? सार्थक ने सिर हिलाया और कहा, वह आज हॉस्पिटल नहीं गई थी। रुद्र ने कहा, अच्छा है। फिर सार्थक मुस्कुराया और कहा, रुद्र, अंबिका प्रेग्नेंट है। रुद्र ने हंसते हुए कहा, दैट वाज फर्स्ट। सार्थक ने हंसते हुए कहा, आई नो राइट। रुद्र ने कहा, कांग्रेचुलेशन। सार्थक ने कहा, मैं उससे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें यही करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए सारे अरेंजमेंट कर दूंगा, बस मुझे डेट बता दो। सार्थक ने कहा, परसों। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। क्या तुमने अपनी मॉम और दादाजी को इसके बारे में बताया? सार्थक ने कहा, नहीं, मैंने सबसे पहले तुम्हें कॉल किया। रुद्र ने कहा, सार्थक, तुम्हें अब से अंबिका की सेफ्टी के बारे में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। सार्थक ने कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। मैं चाहता हूं कि हमारे कुछ गार्ड मेरे मेंशन के बाहर रहें। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अगले दिन रुद्र और आराध्या जब हॉस्पिटल पहुंचे तब तक सुबह के 9 बज चुके थे। अपनी बाहों को आराध्या के
कमर पर रखते हुए रुद्र ने कहा, डोंट वरी आराध्या, सब कुछ ठीक होगा। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, आप भी टेंशन मत करो। जब दोनों केबिन के अंदर आए तो उन्होंने देखा सार्थक एक सेब छील रहा था, जबकि अंबिका कुछ रिपोर्ट पढ़ रही थी। उन दोनों को देखकर अंबिका मुस्कुराई और बोली, अरे तुम दोनों यहाँ हो, आओ आओ बैठो। अंबिका ने पूछा, नर्वस? आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, थोड़ा सा। अंबिका ने आह भरी और कहा, टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अन्ना, रूम रेडी है। अंबिका ने अपनी सीट से उठकर कहा, चलो चलते हैं। सार्थक ने कहा, रुको, पहले यह खा लो। अंबिका ने आह भरी और कहा, सार्थक मुझे भूख नहीं है। सार्थक ने कहा, लेकिन यह तुम दोनों की हेल्थ के लिए अच्छा है। आराध्या ने पूछा, तुम दोनों? आराध्या के कंधे पर हाथ रखते हुए रुद्र ने कहा, अन्ना प्रेग्नेंट है। अंबिका मुस्कुराई और सिर हिलाया। अन्ना को कसकर गले लगाते हुए आराध्या ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अंबिका ने भी उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। रुद्र ने कहा, कांग्रेचुलेशन। अंबिका ने कहा, थैंक यू। रुद्र ने कहा, आओ चलें। दूसरे रूम में पेट पर जेल लगाने के बाद अंबिका ने पूछा, हमारा मेन फोकस बेबी की ग्रोथ पर होगा। आराध्या ने सिर हिलाया। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, एवरीथिंग गोइंग टू फाइन। अंबिका ने पूछा, रेडी आराध्या? और रुद्र ने सिर हिलाया। अंबिका ने आह भरते हुए कहा, तुम दोनों ऐसे चेहरे बनाना बंद करो, तुम डॉक्टर को परेशान कर रहे हो। अंबिका की पीठ को थपथपाते हुए सार्थक ने पूछा, क्या मुझे किसी और को बुलाना चाहिए? अंबिका ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। रुद्र की घबराहट को देखकर आराध्या ने उसके हाथ के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और कहा, सब कुछ ठीक रहेगा। अंबिका ने फिर से पूछा, रेडी? फिर मशीन को आराध्या के पेट पर रखकर अन्ना धीरे धीरे उसे हिलाने लगी। स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए अंबिका ने कहा, क्या तुम स्क्रीन पर वह डॉट देख पा रहे हो? रुद्र ने सिर हिलाया। अंबिका मुस्कुराई और बोली, गुड, यह तुम्हारा बेबी है। रुद्र ने मुंह फेर लिया और पूछा, यह बहुत छोटा है? आराध्या ने हंसते हुए कहा, यह पिछली बार और भी छोटा था। अपनी उंगलियों से स्क्रीन को छूते हुए रुद्र ने पूछा, क्या यह ठीक है? अंबिका ने कहा, इसकी ग्रोथ को देखकर लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी हमें रिपोर्ट का वेट करना पड़ेगा। रुद्र ने पूछा, क्या मुझे इसकी फोटो मिल सकती है? अंबिका मुस्कुराई और बोली, हाँ जरूर, क्यों नहीं। एक हमारा बेबी? अंबिका ने कहा, चुप रहो सार्थक, हमारा बेबी इससे बहुत छोटा है। यह 3 महीने का है, हमारा बेबी सिर्फ 1 महीने का है, या उससे कम हो सकता है। तुम अगर ठीक से नहीं देखोगे तो तुम उसे ढूंढ भी नहीं पाओगे। सार्थक ने अपने होंठ थपथपाए और कहा, ठीक है। रुद्र को फोटो पास करते हुए अंबिका ने कहा, यह रहा तुम्हारा पहले अल्ट्रासाउंड की फोटो। तुम दोनों कुछ देर बात करो, मैं अपने केबिन में रहूंगी। सार्थक और अंबिका के चले जाने के बाद रुद्र ने आराध्या के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और उसे करीब खींच लिया। मैंने तुमसे कहा था कि वह स्ट्रांग है। उसके हाथ से तस्वीर लेते हुए आराध्या ने कहा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि वह मेरे अंदर बढ़ रहा है। आराध्या के सर पर किस करते हुए रुद्र ने कहा, थैंक यू आराध्या, थैंक यू फॉर कमिंग माई लाइफ, थैंक यू फॉर लव यू, थैंक यू एवरीथिंग। रुद्र के चेहरे को देखते हुए आराध्या ने उसके लिप्स पर किस किया और कहा, थैंक यू। रुद्र मुस्कुराया और उसे वापस इंटेंसली किस करने लगा। जब एक नर्स आराध्या के जेल को क्लीन करने के लिए आई तो उसने उन दोनों का ध्यान खींचने के लिए अपना गला साफ किया। आराध्या ने जल्दी से रुद्र को दूर धकेल दिया। जब उसने देखा कि कोई दरवाजे के पास खड़ा है, मिसेस सिंघानिया, मैं यहाँ जेल क्लीन करने के लिए आई हूँ। लेकिन रुद्र ने मुंह फेर लिया और कहा, तुम बाहर जाओ, मैं कर लूंगा। नर्स ने सिर हिलाया और चली गई। आराध्या ने कहा, यह बहुत एम्ब्रेस है। टेबल से एक टॉवल लेकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, तुम पहले से ही मेरी बेटी के साथ प्रेग्नेंट हो, तो इसमें एम्ब्रेस्ड होने की क्या बात है? आराध्या ने कहा, बेशरम। रुद्र ने हंसते हुए कहा, मिसेस सिंघानिया, यह मत भूलिए कि वह हमारी बेशर्मी का रिजल्ट है। आराध्या ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, आप इस बारे में कुछ भी कैसे कह सकते हैं? रुद्र ने कहा, यह सच है। ठीक है, वह हमारी बेशर्मी और वह भी असली प्यार का रिजल्ट है। रुद्र के हाथों से टॉवल छीनते हुए आराध्या ने जल्दी से जेल को क्लीन किया और कहा, अब आप बहुत जल्दी पापा बन रहे हो, इसलिए इतना बेशरम होना बंद करो। रुद्र ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, और अच्छा, अगर मैं बेशरम होना बंद कर दूं तो तुम्हें बाद में मुझसे शिकायत होगी कि मैं ओल्ड हो गया हूं। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। अब हम प्लीज जा सकते हैं, अंबिका हमारा इंतजार कर रही है। आराध्या की ड्रेस को ठीक करने के बाद रुद्र ने कहा, ठीक है चलो। अन्ना का केबिन? नर्स ने कहा, डॉक्टर अन्ना, मैंने आपके लिए डॉक्टर रूबी से अपॉइंटमेंट लिया है। सार्थक ने मुंह फेर लिया और पूछा, कौन रूबी? नर्स ने कहा, हमारे हॉस्पिटल की एक गायनकोलॉजिस्ट। सार्थक ने कहा, वह कैसी है? उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? मैं पहले उसकी रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। अंबिका ने कहा, सार्थक, वह भी बहुत अच्छी डॉक्टर है।
तुम टेंशन मत करो, सार्थक ने कहा। लेकिन सार्थक को नजरअंदाज करते हुए अंबिका ने नर्स से पूछा, मिसेस सिंघानिया की रिपोर्ट कहाँ है? नर्स ने उसे रिपोर्ट देते हुए कहा, यह। अंबिका ने कहा, हाँ तुम जा सकती हो और डॉक्टर रूबिस से यह कहना कि मैं थोड़ी देर बाद आ रही हूँ। अंबिका के पास बैठे सार्थक ने पूछा, रिपोर्ट कैसी है? अंबिका ने कहा, सब ठीक लगता है। तभी रुद्र आराध्या अभी केबिन के अंदर आ गए। सार्थक ने पूछा, तुम दोनों को इतना टाइम क्यों लगा? अंबिका ने कहा, बैठ जाओ। रिपोर्ट को टेबल पर रखते हुए अंबिका ने कहा, एवरीथिंग इज ओके, बेबी का ग्रोथ भी ठीक से हो रहा है, लेकिन तुम्हें फिर भी केयरफुल रहना होगा। तुम्हें फ्रेश वेजिटेबल्स खाने हैं और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, या तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। आराध्या ने पूछा, अन्ना टेंशन की कोई बात नहीं है ना? अंबिका मुस्कुराई और कहा, नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें केयरफुल रहना होगा। थोड़ी देर अंबिका से और कुछ इंस्ट्रक्शन लेने के बाद वह दोनों वहां से चले गए। कार के अंदर रुद्र ने नीरज जी को कॉल किया और कहा, हेलो पापा। नीरज जी, जो सुबह से बहुत बेचैन महसूस कर रहे थे, उन्होंने पूछा, क्या हुआ? रुद्र, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या आराध्या ठीक है और बेबी? रुद्र मुस्कुराया और कहा, सब ठीक है, आराध्या एकदम ठीक है और बेबी भी। नीरज जी ने राहत की सांस ली और कहा, भगवान का शुक्र है, मैं आज शाम को तुम सभी से मिलूंगा। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, मैं वेट करूंगा। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। आराध्या ने कहा, मॉम को भी कॉल कीजिए। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, वह मेंशन में हमारा इंतजार कर रही हैं। घर पहुंचने के बाद हम उन्हें बताएंगे। सिंघानिया पैलेस। लिविंग रूम में आगे पीछे चलते हुए साक्षी जी लगातार रुद्र को कॉल कर रही थी, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। आशुतोष जी ने कहा, हनी काम डाउन। आशुतोष जी की ओर देखते हुए साक्षी जी ने कहा, शांत हो जाऊं आशु? तुम चाहते हो मैं शांत हो जाऊं? बेटा तुम्हारा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वह जानता है कि हम सभी कितने एक्साइटेड हैं। आराध्या और बेबी की न्यूज का वेट कर रहे हैं। दादाजी ने कहा, हाँ सही सही कह रही है, यह लड़का अच्छी पिटाई का हकदार है। समर्थ ने कहा, मुझे भी लगता है मॉम सही कह रही हैं, या जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। दादाजी ने आह भरते हुए कहा, क्या तुम सब इसे रोकोगे? तुम लोग मुझे सिरदर्द दे रहे हो। आशुतोष जी ने पूछा, अंशिका और अक्षित कहाँ है? समर्थ ने कहा, वह अक्षित को नहलाने में हेल्प कर रही है। साक्षी जी चिल्लाई, मैं आज रुद्र को सीरियसली इस घर से बाहर निकाल दूंगी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है बेबी और आराध्या। आशुतोष जी ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं चाहता हूँ रुद्र की पहले एक बेटी हो। साक्षी जी ने कहा, हाँ हमारे पास पहले से ही एक परपोता है, अब मुझे एक प्यारी सी परपोती चाहिए। दादा समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे भी एक भतीजी चाहिए। साक्षी जी ने आह भरी और कहा, लड़की हो या लड़का मुझे परवाह नहीं है कि उनके पास क्या है, मैं बस यही चाहती हूँ कि वह दोनों बिल्कुल ठीक हैं और हेल्दी रहें। जब मेंशन के बाहर खड़ी मेड ने रुद्र की कार को अंदर आते देखा तो वह बाकी सबको यह बात बताने के लिए अंदर चली गई। जब वह दोनों अंदर आए तो साक्षी जी ने जल्दी से उनके पास जाकर पूछा, कैसा सब कुछ है? अन्ना ने क्या कहा? बेबी कैसा है? और आराध्या के बारे में क्या? रुद्र ने आह भरी और अपना सिर नीचे कर लिया। यह देखकर रुद्र का हाथ पकड़कर साक्षी जी ने पूछा, रुद्र क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? रुद्र ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यह देखकर दादाजी और बाकी लोग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। साक्षी जी ने आराध्या के सिर को थपथपाया और कहा, ठीक है डियर, कोई बात नहीं, उदास मत हो। रुद्र और देखते हुए आराध्या ने कहा, मैं अब और ऐसा कर सकती हूँ? साक्षी जी ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? रुद्र ने हंसते हुए कहा, तुम सच में बिल्कुल भी हनी नहीं हो। आराध्या ठीक है, बेबी एकदम ठीक है, आप सब 6 महीने बाद दादा दादी परदादा परदादी चाचा और चाची बन जाओगे। साक्षी जी एक्साइटमेंट में चिल्लाई और पूछा, बेबी ठीक है? रुद्र ने कहा, बेबी फिट और ठीक है और आराध्या भी, लेकिन अन्ना ने हमें केयरफुल रहने के लिए कहा है। साक्षी जी ने कहा, बिल्कुल। ओ डार्लिंग क्यों खड़े हैं, अंदर आओ और बैठो। आराध्या ने सिर हिलाया और साक्षी जी के पीछे चली गई। आराध्या ने कहा, दादी। उसका सिर थपथपाते हुए दादी ने कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ। आराध्या, थैंक यू सो मच। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे एक परपोती दोगी तो मुझे और खुशी होगी। आराध्या ने अपने होंठ थपथपाए और कहा, लेकिन मुझे बेटा चाहिए। दादाजी ने अपने गाल थपथपाए और कहा, मैं लड़कों के साथ खेल चुका हूँ, यह बहुत ज्यादा बोरिंग है। फिर समर्थ की तरफ इशारा करते हुए दादाजी ने आगे कहा, अगर आराध्या एक बेटे को जन्म देती है तो तुम किसी भी तरह मुझे परपोती दे रहे हो। समर्थ ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, अरे आप मुझ पर क्यों दबाव डाल रहे हैं, मेरा पहले से ही एक बेटा है। दादाजी ने कहा, लेकिन मुझे एक परपोती चाहिए।
आराध्या ने पूछा, दादाजी अगर मेरा एक बेटा हुआ तो क्या आप मेरे बच्चे से प्यार नहीं करेंगे? दादाजी ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपने परपोते को भी बहुत प्यार करूंगा। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह एक लड़का है। आशुतोष जी ने कहा, ठीक है, हमें यह 6 महीने बाद पता चल ही जाएगा। अब आप सभी आराध्या को आराम करने दो, साक्षी जी ने कहा। रुद्र, आराध्या को ऊपर ले जाओ, मैं उसके लिए कुछ सूप लाती हूँ। रुद्र ने सिर हिलाया और आराध्या को लेकर ऊपर चला गया। रूम के अंदर उसे पीछे से गले लगाते हुए रुद्र ने पूछा, थक गई हो? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे आज बहुत अजीब लग रहा है। रुद्र ने पूछा, अजीब क्यों? अपने पेट को सहलाते हुए आराध्या ने कहा, सब कुछ अजीब लग रहा है। रुद्र ने कहा, मुझे पता है हमारे लिए सब कुछ नया है, लेकिन हम चीजों को एक साथ समझेंगे। आराध्या ने सिर हिलाया। रुद्र ने आराध्या के होंठों पर किस किया और कहा, ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ। उसकी तारीफ करते हुए आराध्या ने कहा, आज जल्दी वापस आ जाना। रुद्र ने हंसते हुए कहा, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वह रूम से बाहर निकल गया। नीचे, रुद्र ने कहा। नीचे आने के बाद, दादाजी वेट, क्या मैं आप दोनों से कुछ देर बात कर सकता हूँ? आशुतोष जी ने कहा, चलो स्टडी रूम में चलते हैं। स्टडी रूम, अपनी जेब से 2 एनवलप निकालते हुए रुद्र ने कहा, यह आपके लिए है दादाजी। आशुतोष जी ने पूछा, यह क्या है? रुद्र ने कहा, यह दादाजी के लिए है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बलराज खुराना? रुद्र ने सिर हिलाया। क्या बलराज खुराना मरा नहीं है? आशुतोष आशुतोष जी को बलराज और अशोक जी के बारे में सब कुछ पता था। रुद्र ने कहा, वह अभी जिंदा है। आशुतोष जी ने आह भरी और पूछा, क्या वह कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? रुद्र ने कहा, वह विशाल की मदद कर रहा है। आशुतोष जी ने बेबसी से सिर हिलाया और कहा, यह लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे। दादाजी ने पूछा, तुम यह एनवलप कहाँ से लेकर आए हो? रुद्र ने कहा, बलराज का एक आदमी कल आराध्या और अंशिका से मिला और उन दोनों को डराने की कोशिश की और यह एनवलप दिया। दादाजी के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उन्होंने कहा, क्या उसने उन्हें किसी तरह से चोट पहुंचाई? रुद्र ने हंसते हुए पूछा, आपको क्या लगता है? दादाजी ने कहा, मुझे तुम अपना यह स्टूपिड एक्सप्रेशन मत दिखाओ। आशुतोष जी ने पूछा, आपको क्या लगता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है? दादाजी ने कहा, ठीक है, वह मुझसे उस बात का बदला लेना चाहता है जो मैंने कई साल पहले किया था। आशुतोष जी ने कहा, पापा आप सीरियसली दुश्मन बनाना जानते हैं? रुद्र ने हंसते हुए कहा, मैं भी यही कह रहा था। दादाजी ने मुंह फेर लिया और कहा, अगर तुम दोनों ने बात करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। रुद्र ने आह भरी और कहा, ठीक है, इसे ओपन कीजिए, देखते हैं वह क्या कहना चाहता है। दादाजी ने अपना सिर हिलाया और एनवलप खोला जो अंशिका को दिया गया था। जब दादाजी ने वह एनवलप खोला तो उसमें से एक जली हुई तस्वीर निकली। जली तस्वीर को देखकर दादाजी ने कहा, यह बलराज और मेरी बहुत पुरानी तस्वीर है। आशुतोष जी ने पूछा, बस हो गया? मेरा मतलब है कि इस लिफाफे में जली हुई तस्वीर के अलावा और कुछ नहीं है? दादाजी के हाथ से एनवलप लेते हुए रुद्र ने कहा, मुझे देखने दीजिए। उसके बाद रुद्र ने एनवलप से नोट के छोटे से टुकड़े को निकालते हुए हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे लगता है कि आपको इसे पढ़ना चाहिए। रुद्र के हाथ से नोट लेते हुए दादाजी ने कहा, बेहतर होगा कि कुछ मजेदार हो। दादाजी ने अपनी भौहें उठाई जब उन्होंने नोट पढ़ा, जिसमें कहा गया था, आई विल टेक बैक व्हाट बिलोंग टू मैसूर। नोट को पढ़ते हुए दादाजी ने कहा, ठीक है, मुझे याद नहीं है कि मेरे पास ऐसा कुछ है जो उससे बिलोंग करता हो। आशुतोष जी ने उस आधी जली हुई तस्वीर को देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाई और पूछा, पापा यह औरत कौन है जो आपके बगल में खड़ी? उसका चेहरा जल गया है। दादाजी ने अपना चेहरा ऊपर किया और कहा, कोई नहीं, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं कैसे? दादाजी ने गुस्से में कहा, इस औरत का बलराज खुराना से कोई लेना देना नहीं है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? आशुतोष जी ने पूछा, ठीक है, लेकिन आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? दादाजी ने और भी ज्यादा गुस्से में कहा, क्योंकि तुम दोनों मुझे परेशान कर रहे हो। रुद्र ने आह भरी और कहा, ठीक है, क्या अब आप और टाइम वेस्ट ना करते हुए दूसरा एनवलप खोलेंगे? उसके बाद जब दादाजी ने एनवलप खोला और उसके अंदर से एक लेटर निकाला, जब दादाजी ने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया तो उनके एक्सप्रेशन डार्क हो गए। आशुतोष जी ने पूछा, यह क्या है? आशुतोष जी को लेटर पास करते हुए दादाजी ने कहा, जितनी जल्दी हो सके उसके चैप्टर को क्लोज करो। अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं यह करूंगा जैसे मैंने कई साल पहले किया था और फिर उसे मार डालूंगा। इतना कहकर वो स्टडी रूम से बाहर निकल गए। रुद्र ने अपनी बाहें उठाई और पूछा, अचानक उन्हें क्या हो गया? रुद्र को लेटर देते हुए आशुतोष जी ने कहा, अच्छा, तुम इसे खुद क्यों नहीं पढ़ते हो? तो रुद्र ने वह लेटर लिया और पढ़ने लगा, जहां पर कहा गया था, हेलो अशोक, इतने साल बीत गए लेकिन तुम अभी भी वहां पर
हो, चाहे वह तुम्हारा इंटीरियर या फिर तुम्हारा करेक्टर, सब कुछ अभी भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। अब तक मुझे लगता है कि तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं जिंदा हूँ। मुझे कहना होगा कि तुमने अपने पोते को बहुत अच्छे से ट्रेंड किया है। मैं सच में उससे काफी इम्प्रेस हूँ, लेकिन वह कितना भी स्कल्ड क्यों ना हो, वह कभी भी तुम्हारी तरह मुझे पकड़ नहीं पाएगा। तो अभी तो शुरू हुआ है और इस बार मैं ही जीतूंगा। वैसे मैंने उसे कुछ दिन पहले देखा, वह पहले की तरह ही बहुत खूबसूरत है। मुझे बहुत बुरा लगता है सब ऐसा हो गया। मैं डेफिनेटली तुमसे जल्दी मिलूंगा। लेटर को टेबल पर रखते हुए रुद्र ने पूछा, आपको क्या लगता है कि वह औरत कौन है? आशुतोष जी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। शायद वह ऐसा कोई है जो पापा और बलराज दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानती है। रुद्र ने पूछा, क्या बलराज खुराना दादाजी के अंदर काम नहीं करता था? आशुतोष जी ने सिर हिलाया और कहा, नॉट एग्जैक्टली। पापा और बलराज हाई स्कूल में एक साथ थे और वह दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। रुद्र ने अपनी भौहें उठाई और कहा, अच्छा, दादाजी ने मुझे ऐसा नहीं बताया। आशुतोष जी ने कहा, उन्हें अपने का आज के दिनों के बारे में बात करना पसंद नहीं। और रुद्र ने पूछा, डैड, क्या आपको लगता है कि दादाजी कुछ छुपा रहे हैं? आशुतोष जी ने अपने कंधे उचकाते हुए पूछा, और कहो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रुद्र ने पूछा, मैं कैसे पता करूं? आशुतोष जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस बारे में सही इंसान से पूछने की जरूरत है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स डैडी। आशुतोष जी ने कहा, अगर तुम्हें इस बारे में कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है? रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, मैं जरूर बताऊंगा। आशुतोष जी ने स्टडी रूम से बाहर निकलने से पहले कहा, ठीक है, अब जाओ और अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करो। थोड़ी देर के लिए लेटर को देखते हुए रुद्र ने उसे वापस एनवलप में रख दिया। फिर अपनी जेब से फोन निकालकर उसने रजत को कॉल किया और कहा, अगले 2 दिनों के लिए मेरी सभी मीटिंग कैंसिल कर दो और अगर कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जिसने मेरी साइन की जरूरत हो तो उसे घर पर ले आओ। रजत ने आह भरी और कहा, ठीक है सर। दूसरी तरफ हॉस्पिटल, डॉक्टर रूबी ने कहा, कांग्रेचुलेशन डॉक्टर अंबिका, आप 6 हफ्ते से प्रेग्नेंट हैं। अंबिका मुस्कुराई और बोली, थैंक यू सो मच। जब अंबिका ने सार्थक की तरफ देखा तो वह कुछ काउंट करने में बिजी था, तो उसने पूछा, सार्थक तुम क्या कर रहे हो? सार्थक ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, फर्स्ट टाइम में मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया था, वह मैं बहुत अच्छा हुआ। अंबिका ने उसकी कमर कस दी और बड़बड़ाई, बिहेव योरसेल्फ सार्थक। डॉक्टर ने अपना गला साफ किया और कहा, पहला अल्ट्रासाउंड करना बहुत जल्दी है, लेकिन अगर आप सभी इसे करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अंबिका ने कहा, नहीं यार, ठीक है, हम 3 वीक बाद आएंगे और फिर हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपकी ब्लड रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल है, इसीलिए आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे लगता है कि डॉक्टर अन्ना सब कुछ जानती है। अंबिका ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे पता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर रूबी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कुछ और है तो प्लीज मुझसे पूछने में लेट मत करना। डॉक्टर से कुछ और बातें करने के बाद सार्थक और अंबिका वहां से वापस चले गए। कार के अंदर सार्थक ने अंबिका की सीट बेल्ट बांधते हुए कहा, सब रेडी है और कल हम शादी करेंगे। अंबिका ने कहा, ओके। सार्थक ने भौहें उठाई और पूछा, क्या तुम नर्वस नहीं हो? अंबिका ने हंसते हुए कहा, नर्वस क्यों? क्या या तुम नहीं हो जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ? सार्थक ने मुंह फेर लिया और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अंबिका ने कहा, मुझे तुमसे शादी करने में कोई एक्साइटमेंट या नर्वसनेस नहीं हो रही है। सार्थक उसे घूरने लगा और पूछा, क्या तुम मुझे ओल्ड कह रही हो या फिर यह कह रही हो कि मैं बहुत ज्यादा बोरिंग हूँ? अंबिका ने कंधे उचकाए और कहा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सार्थक ने पूछा, हम एक ही उम्र के हैं, तुम मुझे ओल्ड कैसे कह सकती हो? हाँ ठीक है, मैं भी ओल्ड हूँ। कार का इंजन चालू करते हुए सार्थक ने कहा, तुम बस रुको। इतना कहकर वह कार से निकल गया। दूसरी तरफ शर्मा हाउस, जब सूरज जी मेंशन के अंदर आए तो उन्हें एक मेड ने बताया कि जानवी कई दिन पहले ही यहाँ से चली गई है, जिसे सुनकर वह घबरा गए। सूरज जी ने पूछा, वह कहाँ गई है? मेड ने सिर हिलाया और कहा, हम नहीं जानते। क्या उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं सर। सूरज जी ने आह भरी और कहा, ठीक है, क्योंकि अभी मेंशन में कोई नहीं जानता है कि तुम सबने उसकी अच्छे से देखभाल नहीं की। मेड ने सिर हिलाया और चली गई। मेड के जाने के बाद सूरज जी ने अपना फोन निकाला और नीरज जी का नंबर डायल किया। सूरज जी ने कहा, नीरज, जानवी शर्मा हाउस में नहीं है। नीरज जी ने पूछा, वह कहाँ गई? सूरज जी ने कहा, कोई नहीं जानता, लेकिन वह कई दिनों से लापता है। नीरज जी ने फोन काटने से पहले कहा, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। कपूर मेंशन। कॉल काटने के बाद नीरज जी ने कुछ देर सोचा और फिर कुणाल का नंबर डायल किया। नीरज जी ने पूछा, कुणाल तुम कहाँ हो? कुणाल ने कहा, मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। नीरज जी ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है?
कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, मुझे अभी आराध्या दी का फोन आया। उन्होंने मुझे शाम को सिंघानिया मेंशन आने के लिए कहा है और यह भी कहा कि बेबी एकदम ठीक है। मुझे लगता है कि वह अभी जीजू के साथ है। नीरज जी ने कहा, मैं आराध्या के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कुणाल ने पूछा, फिर? नीरज जी ने कहा, मैं जानवी के बारे में बात कर रहा हूँ। कुणाल ने आह भरी और कहा, मुझे लगता है कि आपको उसके बारे में जीजू और आराध्या जी से पूछना चाहिए। नीरज जी ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? कुणाल ने फोन काटने से पहले कहा, पापा मुझे उस औरत के बारे में बात करना पसंद नहीं है। आप आराध्या दी को कॉल करके बात क्यों नहीं करते? अभी मुझे मीटिंग के लिए जाना है। ओके बाय, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। कॉल कट करने के बाद नीरज जी ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करने लगे। जानवी ने जो कुछ भी किया था उन सब के बाद नीरज जी अभी भी उससे बहुत ज्यादा नाराज थे और उसके लिए उसे माफ करना आसान नहीं था। हालांकि उन्होंने उसे डिसेंट कर दिया था, लेकिन फिर भी उनके दिल में जानवी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। अपनी वाइफ की मौत के बाद नीरज जी ने बहुत प्यार से उन तीनों को बड़ा किया था। वह सभी को इक्वली प्यार करते थे। उन्होंने अपने बच्चों के लिए मॉम और डैड दोनों बनने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब जानवी ने आराध्या के खिलाफ मोहित के साथ साजिश रची तो नीरज जी का दिल टूट गया और वह सिर्फ अपनी परवरिश को ब्लेम कर सकते थे। जब उन्होंने सुना कि मोहित लापता है और उसके मॉम डैड भी इंडिया से चले गए हैं और जानवी एकदम अकेली है, तो वह उसकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन वह कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जब उन्होंने सुना कि वह लापता है तो नीरज जी को उसकी बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि वह अभी भी जानवी से प्यार करते थे। अपने ख्यालों से बाहर आकर नीरज जी ने सोफे से अपना कोट उठाया और नीचे की ओर चल पड़े। फिर अपने कार में बैठने के बाद उन्होंने अपने ड्राइवर को सिंघानिया पैलेस की ओर जाने के लिए कहा। जब रुद्र अपने रूम के अंदर आया तो उसने देखा आराध्या सूप पी रही है और साची जी उसके पास बैठी हैं। आराध्या ने कहा, मुझे लगा आप चले गए। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपना काम जल्दी से खत्म कर दूंगा और वापस आऊंगा। साची जी ने हंसते हुए कहा, लगता है कोई अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। रुद्र ने पूछा, मम्मा आप जाकर अपना बैग पैक क्यों नहीं कर लेती? आप और डैड कल जा रहे हैं ना? आराध्या ने पूछा, मॉम और डैड कहाँ जा रहे हैं? साची जी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ आराध्या, तुम्हारे डैड और मैं जर्मनी जा रहे हैं। वहां पर कुछ इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कस करने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन टेंशन मत करो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। आराध्या मुस्कुराई और सिर हिलाया। अपने माथे को सहलाते हुए रुद्र ने कहा, मॉम डैड आपको ढूंढ रहे थे। साची जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फिर मैं चलती हूँ। साची जी के जाने के बाद रुद्र ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, अच्छा मेरा काम खत्म हो गया और मैं अब फ्री हूँ। उसे पास करते हुए आराध्या ने पूछा, तो प्लेट को टेबल पर रखने के बाद रुद्र ने अपना सूट उतार दिया और कहा, तो अब आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे बहुत थकावट फील हो रही है। रुद्र ने मुंह फेर लिया और कहा, आराध्या क्या तुम मुझे टॉर्चर करने की कोशिश कर रही हो? आराध्या ने हंसते हुए पूछा, अगर अच्छा मैं हाँ कहूँ तो आप क्या करोगे? उसकी कलाई पकड़कर रुद्र ने उसे पिंच किया और कहा, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। उसके गाल पर किस करते हुए आराध्या ने कहा, आई लव यू पनिशमेंट। रुद्र ने हंसते हुए पूछा, अब यहाँ कौन बेशर्मी हो रहा है? इतना कहकर रुद्र ने आराध्या के ड्रेस को ऊपर उठाया और उसके पेट पर किस करने लगा। आराध्या हंसने लगी और कहा, क्या आप मुझे गुदगुदी कर रहे हैं? तभी उनके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। रुद्र ने कहा, डैमेज इट। अपने हाथों को उसके कंधे पर रखते हुए आराध्या ने कहा, रुद्र दरवाजा खोलिए। रुद्र ने कहा, चलो इसे इग्नोर करते हैं। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं हम नहीं कर सकते। बेड से नीचे उतरते हुए रुद्र ने कहा, हाँ पहले अपने कपड़े ठीक करो। आराध्या ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, आपने मेरी जिप कब खोली? उसकी जिप ऊपर खींचते हुए रुद्र ने कहा, मैं बहुत तेज हूं ना? आराध्या ने बेबसी से सिर हिलाया और कहा, ठीक है अब जाओ और दरवाजा खोलो। रुद्र ने मुंह फेर लिया और दरवाजे की ओर चलने लगा। उसने दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक मेड खड़ी है। क्या तुम जॉब से निकलना चाहती हो? रुद्र ने पूछा। मेड ने अपना सिर नीचे किया और कहा, सॉरी सर, आराध्या मैडम के फादर आए हैं और वह आप दोनों से मिलना चाहते हैं। रुद्र ने आह भरी और कहा, उन्हें कुछ ड्रिंक और स्नैक दो, हम अभी आते हैं। मेड ने सिर हिलाया और चली गई। आराध्या ने पूछा, कौन? रुद्र ने कहा, पापा हम दोनों से मिलना चाहते हैं। आराध्या ने कहा, चलो। उसे पीछे से गले लगाते हुए रुद्र ने कहा, तुम्हारी फैमिली सच में मुझसे बहुत नफरत करती है। आराध्या ने हंसते हुए पूछा, ऐसा क्यों? रुद्र ने अपना चेहरा उसकी गर्दन पर दबाते हुए कहा,
वह हमेशा हमें परेशान करते हैं। मुझे लगता है कि वह सब मुझे टॉर्चर करना पसंद करते हैं। आराध्या ने मुड़कर अपनी बाहों को उसके गले में लपेट लिया और कहा, मिस्टर सिंघानिया, हमारे पास अभी बहुत टाइम है, हमको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। रुद्र ने आह भरी और फिर सिर हिलाया। आराध्या ने कहा, ठीक है, नीचे चलते हैं, पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं नीचे। जब आराध्या और रुद्र नीचे आए तो उन्होंने देखा साक्षी जी और नीरज जी एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरे तुम दोनों आ गए, साक्षी जी ने कहा। ठीक है, तुम सब बातें करो। आराध्या ने अपने सिर को हिलाया और नीरज जी के गले लग गई। नीरज जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी हो तुम? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ। नीरज जी ने पूछा, और मेरा पोता कैसा है? आराध्या ने हंसते हुए कहा, आपका पोता भी बिल्कुल ठीक है। नीरज जी के पास बैठकर आराध्या ने पूछा, कुणाल और सूरज अंकल क्यों नहीं आए? नीरज जी ने कहा, वह बाद में आएंगे, मैं जल्दी आया क्योंकि मैं तुम दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता था। आराध्या ने पूछा, क्या बात है पापा? नीरज जी ने गहरी सांस ली और कहा, जानवी अभी कुछ दिनों पहले ही शर्मा मेंशन छोड़कर चली गई, उसकी कोई न्यूज भी नहीं है। फिर कुछ देर रुकते हुए उन्होंने पूछा, तो क्या तुम दोनों को पता है कि वह कहाँ है? आराध्या ने अपने लिप्स को बाइट किया और कहा, पापा। नीरज जी ने बेबसी से सिर हिलाया और पूछा, तुम उसकी हेल्प कर रही हो ना? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। नीरज जी ने पूछा, सीरियसली आराध्या, जानवी ने जो कुछ भी किया उसके बाद क्या तुम सब कुछ भूल गई? रुद्र ने कहा, वह आराध्या की गलती नहीं, मैंने ही सब कुछ अरेंज किया। नीरज जी ने पूछा, लेकिन क्या उसने तुमसे यह करने के लिए कहा? मैंने उसे माफ नहीं किया और ना ही मैं कभी उसे माफ कर सकती हूँ। अगर हम सब कुछ छोड़ दें, क्या वह हम दोनों में से एक नहीं है? क्या वह हमारी फैमिली के मेंबर नहीं है? जब वह है तो हम उससे कैसे टॉर्चर कर सकते हैं? आराध्या ने आह भरी और फिर आगे कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा दिल मुझसे सहमत नहीं था। नीरज जी ने पूछा, उसे क्या हुआ? आराध्या ने कहा, पापा, जानवी प्रेग्नेंट है। नीरज जी ने आंखें चौड़ी की और पूछा, वह प्रेग्नेंट है? रुद्र ने कहा, हाँ, और इसीलिए हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। मोहित अभी नहीं है और उसके मम्मी पापा भी यहाँ से चले गए हैं। वह कपूर मेंशन में नहीं रह सकती और ना ही शर्मा हाउस में अकेले रह सकती, इसलिए आराध्या और मैंने उसे कहीं और शिफ्ट करने का फैसला किया। मैंने उसकी हेल्प के बारे में सोचकर एक न्यूट्रिशनिस्ट को उसके लिए हायर किया और वह रेगुलर अपने चेकअप के लिए भी जा रही है। सब कुछ ठीक है, हम हमारी नफरत के लिए एक छोटी सी जिंदगी को टॉर्चर नहीं कर सकते। यह बच्चे की गलती नहीं, आराध्या ने कहा। नीरज जी ने एक गहरी सांस ली और पूछा, अब वह कहाँ है? रुद्र ने कहा, वह फ्लेक्सी कंपाउंड में है। नीरज जी ने कहा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं किसी को आपको वहां पर ले जाने के लिए कह देता हूँ। नीरज जी ने कहा, अब मुझे जाना है। रुद्र ने कहा, ओके। फिर नीरज जी को अपने एक आदमी के साथ जानवी के अपार्टमेंट में ले जाने के लिए कहने के बाद रुद्र आराध्या के पास बैठ गया और उसके कंधे पर अपनी बाहें लपेट ली और कहा, टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आराध्या ने आह भरी और कहा, मुझे उम्मीद है। दूसरी तरफ महेंद्र जी अपनी गन क्लीन कर रहे थे, तभी उनके सब ऑर्डिनेट ने रूम में आकर कहा, सर, एक आदमी है जो आपसे मिलना चाहता है। महेंद्र जी ने पूछा, कौन है? सब ऑर्डिनेट ने कहा, वह कह रहे हैं कि वह आपके बहुत पुराने दोस्त हैं। महेंद्र जी मुस्कुराए और कहा, उसे अंदर भेजो। कुछ देर बाद जब महेंद्र जी ने कमरे के अंदर कदमों की आहट सुनी तो उन्होंने पूछा, अच्छा, मुझे पता था कि तुम आओगे, लेकिन किसने सोचा होगा कि तुम्हें इतनी जल्दी मेरी जरूरत होगी? महेंद्र जी के पास बैठे उस आदमी ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि भगवान मुझे तुम्हारा या बस सूरज चेहरा बार बार देखने के लिए क्यों मजबूर करते हैं। महेंद्र जी ने मुंह फेर दिया और कहा, अशोक, ऐसे किसी से हेल्प नहीं मांगते। दादाजी ने आंखें मूंद ली और कहा, चुप रहो। महेंद्र जी ने पूछा, तो तुम क्या पीना चाहते हो? अशोक जी ने कहा, बलराज खुराना का खून। महेंद्र जी ने हंसते हुए कहा, क्या यह अजीब नहीं है? जब तुम दोनों कॉलेज में थे तो तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और अब तुम दोनों एक दूसरे का खून पीना चाहते हो? सच में एक लड़की दो दोस्तों में भी दुश्मनी पैदा कर सकती है। अशोक जी ने मुंह फेर लिया और कहा, उसे इस सब में शामिल मत करो। महेंद्र जी ने कहा, यह सब उसके साथ शुरू हुआ था, इसीलिए उसे उसका इन सब में शामिल होना तय है। अशोक जी ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन
लेकिन कुछ कह नहीं पाए। महेंद्र जी ने हंसते हुए कहा, अपनी तरफ देखो, यह पहली बार है जब अशोक सिंघानिया के पास वापस जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं। अशोक जी ने कहा, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? महेंद्र जी ने पूछा, बेशक मुझे पता है। क्या तुम अब इतना हेल्पलेस महसूस कर रहे हो कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है? क्या तुम्हें अपने लिटिल ग्रैंडसन पर भरोसा नहीं है? या मैं कह सकता हूँ कि मेरा ग्रैंडसन इन लॉ? अशोक जी ने कहा, वह बलराज के असली मकसद को कभी नहीं जान सकता क्योंकि वह सच्चाई नहीं जानता। महेंद्र जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम उसे क्यों नहीं बताते? ओहो, मुझे पता है कि तुमने उसे नहीं बताया क्योंकि तुम खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। अशोक जी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनना महेंद्र, जब तुम मेरे पोते को मारना चाहते थे तब मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर तुम अब मुझे उसे ढूंढने में हेल्प नहीं करते तो मैं आराध्या को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। साथ ही मैं तुम्हें मेरे पर पोता के आसपास भी नहीं आने दूंगा। महेंद्र जी ने अपनी भौहें उठाई और कहा, तुम अपने पार्टनर को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इस तरह से अशोक जी ने कहा, अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं अलग हूँ? महेंद्र जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अशोक जी ने पूछा, तो क्या तुम्हें पता है कि वह कमीना कहाँ है? महेंद्र जी ने सिर हिलाया और कहा, वह मुंबई में ही है। लेकिन अशोक जी ने पूछा, लेकिन क्या वह छुपा हुआ है और कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है? अशोक जी ने पूछा, मुझे ऐसा कुछ बताओ जो मुझे नहीं पता। महेंद्र जी ने आह भरते हुए कहा, वह पहले अपनी बेटी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। महेंद्र जी की बात सुनकर अशोक जी ने कहा, उसे अपनी बेटी की जरूरत क्यों है? जहां तक मैं जानता हूं कि बलराज ने कभी उसकी परवाह नहीं की। सिंघानिया पैलेस। महेंद्र जी ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि वह फिर से कुछ करने की प्लानिंग कर रहा है। उसे सिंघानिया फैमिली के खिलाफ लड़ने के लिए पैसों की जरूरत है। अशोक जी ने कहा, तो तुम्हें लगता है? महेंद्र जी ने कहा, हाँ, यही रीजन है कि वह अपनी बेटी की तलाश कर रहा है। अशोक जी ने आह भरते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि कोई इतना क्रूर और हार्टलेस कैसे हो सकता है। महेंद्र जी ने हंसते हुए कहा, अशोक ऐसा मत कहो, क्या वह तुम्हारा लवली लवली फ्रेंड नहीं है? अशोक जी ने कहा, शट अप। महेंद्र जी ने हंसते हुए कहा, मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता कि तुमने पहले क्या किया। अशोक जी ने मुंह फेर लिया और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। महेंद्र जी ने अपनी आंखों को रोल करते हुए कहा, यू आर राइट। अशोक जी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मुझे लगता है कि वह तुमसे कांटेक्ट की कोशिश करेगा। सो वह तुमसे क्या कहता है, मुझे बताना? महेंद्र जी ने पूछा, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा? सीट से उठकर अशोक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम अपने पर पोते को देखना चाहते हो, मुझे पता है कि तुम अपने पर पोते के साथ खेलना चाहते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, जाओ आगे बढ़ो और उसका सपोर्ट करो। इतना कहकर वह रूम से बाहर निकल गए। दादाजी के जाने के बाद महेंद्र जी ने कहा, बस्टर्ड। अपनी कार में बैठने के बाद दादाजी ने एक आह भरी और ड्राइवर को वापस सिंघानिया पैलेस की ओर चलने के लिए कहा। दादाजी ए पीसफुल लाइफ जीना चाहते थे। वह चाहते थे उनके हर फैमिली मेंबर शांति से जिए, लेकिन कभी कभी चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन पास्ट की को हुई गलती वापस आती है और हमारे पीसफुल लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। लेकिन दादाजी कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बलराज का सामना करने का डिसीजन लिया। फ्लैक्सी कंपाउंड जो आदमी नीरज जी को लेकर आया था उसने कहा, सर आखिरी फ्लैट। नीरज जी ने सिर हिलाया और कहा, थैंक यू। उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, मैं नीचे आपका वेट कर रहा हूँ। उस आदमी के चले जाने के बाद नीरज जी जानवी के अपार्टमेंट के अंदर जाने लगे। अंगद ने कहा, अंकल। जब नीरज जी ने अंगद को अपने पीछे खड़ा देखा तो वह मुस्कुराया और कहा, क्या कुणाल के अमेरिका के दोस्त हो? अंगद ने सिर हिलाया और कहा, हाँ सर, मैं ही हूँ। नीरज जी ने पूछा, तुम यहाँ पर रह रहे हो? अंगद ने सिर हिलाया और अपने अपार्टमेंट की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं वहीं रहता हूँ। नीरज जी ने कहा, ओह आई सी। अंगद ने पूछा, क्या आप कुणाल से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं? नीरज जी ने मुंह फेर लिया और पूछा, कुणाल तुम्हारे घर पर है? अंगद ने कहा, अरे नहीं, मुझे लगा कि आप यहाँ उसके घर घूमने आए। नीरज जी ने पूछा, कुणाल का यहाँ पर एक फ्लैट है? अंगद ने फ्लैट की ओर इशारा करते हुए कहा, वह वाला। नीरज जी ने कहा, वह मुझे या पता नहीं था। इससे पहले कि अंगद कुछ बोल पाता, एक आदमी लिफ्ट से बाहर निकला और अंगद की ओर छोटी सी रिवॉल्वर देते हुए उस आदमी ने कहा, सर आपने इसे कार में छोड़ दिया। अंगद ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह घबराहट के मारे कांपने लगा और नीरज जी की तरफ देखने लगा।
नीरज जी ने अजीब तरह से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम अपने साथ एक रिवॉल्वर रखते हो? अंगद ने सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं अंकल, मैंने अपने जीवन में कभी असली बंदूक नहीं देखी, यह पहली बार है। उसकी बात सुनकर नीरज जी ने पहले उससे आदमी की तरफ देखा जो अपने हाथों में रिवॉल्वर लिए खड़ा था और फिर अंगद की तरफ देखते हुए पूछा, तो यह आदमी क्या कहना चाह रहा है? अंगद ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि यह आदमी कौन है। फिर उस आदमी की ओर मुड़कर अंगद ने पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने आंखें चौड़ी की और कहा, सर इट्स। उसको अपनी बात पूरी करने से पहले अंगद चिल्लाया, चीप इट यार, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, ठीक है? तो क्यों ना तुम नीचे जाकर अपने आखिरी बॉस को ढूंढो। फिर नीरज जी की ओर मुड़ते हुए अंगद ने कहा, मैं सच में नहीं जानता वह कौन है। उस आदमी ने अपने होठों को गोल किया और रिवॉल्वर को अपनी जेब में रख लिया। अंगद को एक मीनिंगफुल लुक देते हुए नीरज जी ने कहा, ठीक है यंग मैन, मुझे अभी जाना है, टेक केयर। अंगद ने सिर हिलाया और कहा, आप भी। जब अंगद ने नीरज जी को आखिरी अपार्टमेंट में एंटर करते देखा तो उसने उस आदमी के सिर पर मारा और कहा, तुम बेवकूफ हो, कितनी बार मुझे तुमसे कहना पड़ता है कि खुले तौर पर हमारे वेपन्स मत निकालो। उस आदमी ने अपना सिर नीचे किया और कहा, आई एम सॉरी सर, मैं अगली बार केयरफुल रहूंगा, मुझे मेरी रिवॉल्वर दे दो। अंगद ने रिवॉल्वर देते हुए उस आदमी से कहा, सर अमेरिका से रिपोर्ट आई है। अंगद ने कहा, ठीक है अंदर आओ। जानवी अपार्टमेंट के अंदर जब नीरज जी अंदर आए तो न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा, मिस जानवी बेडरूम के अंदर है। नीरज जी ने पूछा, वह कैसा बिहेव कर रही है? न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा, शुरू में वह मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रही थी, लेकिन मिसेस सिंघानिया से बात करने के बाद वह मेरी बात मान रही हैं और हेल्दी चीजें खा रही हैं। नीरज जी ने पूछा, बेबी कैसा है? न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा, रिपोर्ट नॉर्मल है। कितने दिन हुए हैं? 6 वीक। नीरज जी ने आह भरी और बेडरूम की ओर चलने लगी। बेडरूम के अंदर जैसे ही नीरज जी ने रूम के अंदर अपना कदम रखा, जानवी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझसे मिलने आएंगे। बिस्तर के पास रखी एक कुर्सी पर बैठे नीरज जी ने कहा, अपने बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। जानवी मुस्कुराई और बोली, तो आप भी यहाँ सिर्फ बेबी के लिए आए हो? नीरज जी ने आह भरते हुए कहा, तुम इस तरह कैसे बन गई? मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें इस तरह से परवरिश किया है। तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? तुम्हें इस तरह देखकर तुम्हारी मॉम को कैसा लगता होगा? इस सब के बारे में बात करने का क्या मतलब है? आप सभी मुझसे नफरत करते हैं और यह कभी नहीं बदलने वाला है। नीरज जी ने मुंह फेर लिया और कहा, बस अपनी तरफ देखो, तुम्हें अपने किए पर पछतावा भी नहीं है। जानवी ने हंसते हुए कहा, उन चीजों पर पछताने का क्या फायदा है जब मुझे मेरे हस्बैंड की सबसे ज्यादा जरूरत है। वह मेरे पास नहीं है। मैं खुद एक बच्चे को पालने के लिए मजबूर हूँ। मेरी लाइफ पहले से ही बहुत मेजरेबल है और यहाँ पर रिग्रेट का कोई प्लेस नहीं है। नीरज जी ने आह भरी और कहा, मैं यहाँ यह देखने आया था कि तुमने कोई बदलाव है या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अब भी वही हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें कभी इस तरह की परवरिश नहीं दी थी। तुम्हारे जीजा जी और दीदी कितने कॉमन हैं कि इन सब के बाद भी उन्होंने तुम्हें एक लग्जरियस लाइफ जीने का मौका दिया, इसीलिए कम से कम उनके ऊपर एहसानमंद रहो और अपने आप को बदलने की कोशिश करो अपने बच्चे के लिए। फिर रूम से बाहर निकलने से पहले नीरज जी ने कहा, मेरे पोते पर हमेशा मेरा आशीर्वाद रहेगा। मैं तुम्हारे बिहेवियर के लिए एक इनोसेंट लाइफ को टॉर्चर नहीं होने दूंगा। तुम्हें इसके फ्यूचर के बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसके पैदा होने के बाद मैं इसके लिए सब कुछ करूंगा। अब तुम तो बदल नहीं सकती हो सकता है कि यह बेबी बदल जाए। नीरज जी के बाहर जाने के बाद जानवी ने पेट सहलाया और कहा, देखो तुम्हारे आने से पहले ही यह सब हो रहा है, तुम सोचो तुम्हारे आने के बाद क्या होगा। अपार्टमेंट से बाहर आने से पहले नीरज जी ने कहा, उसका ध्यान रखना, रुद्र को परेशान मत करना। यह मेरा कार्ड है, आप मुझे जब चाहे कॉल कर सकती हैं। उनके हाथ से कार्ड लेते हुए न्यूट्रिशनिस्ट ने अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मिस जानवी का आपसे क्या कनेक्शन है? मैं उसका फादर हूँ, नीरज जी ने अपार्टमेंट से बाहर निकलने से पहले कहा। जब नीरज जी जानवी के अपार्टमेंट के बाहर आए तो उन्होंने उसी आदमी को देखा जो अंगद को रिवॉल्वर पास कर रहा था जब वह अपने अपार्टमेंट से बाहर आ रहा था। कुछ देर सोचते हुए नीरज जी ने बाद में इसके बारे में कुणाल से पूछने को सोचा। रॉबिन का विला। शुरू में रिचा ने सोचा था कि रॉबिन एक अपार्टमेंट में रहता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे पता चला कि वह एक विला में रहता है। पहले तो वह वहां रहने के लिए एग्री नहीं थी, लेकिन जब रॉबिन ने उसे रिक्वेस्ट और उसे मजबूर किया तो रिचा के पास हाँ कहने के अलावा
और कोई चारा ही नहीं था। जैसा कि रॉबिन ने प्रॉमिस किया था, वह विला में नहीं रहा। वह रोज उसके साथ डिनर करने विला आता और कुछ देर बात करने के बाद चला जाता। रिचा को अब उसके प्रवेश की आदत हो गई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रिचा उसके साथ कंफर्टेबल फील करने लगी। उसकी केयर को देखकर रिचा का दिल धड़कने लगता था। वह हमेशा उसे घर जैसा महसूस कराने की कोशिश करता था। और रॉबिन ने उसके बगल में बैठने से पहले कहा, यह रही तुम्हारी कॉफी। उसके हाथ से कॉफी लेते हुए रिचा ने कहा, थैंक यू रॉबिन। रॉबिन ने कहा, यह सिर्फ एक कॉफी है। रिचा ने सिर हिलाया और कहा, सिर्फ कॉफी के लिए नहीं, हर चीज के लिए। रॉबिन ने हंसते हुए कहा, मैं यह तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। रॉबिन ने आह भरी और कहा, तुम्हें नहीं पता कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है। मेरा पास्ट लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अभी भी बहुत सी चीजें सामने आनी बाकी है। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल हैं। मैं जब छोटा था तब से इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे नहीं मिले। मैं कई बार बहुत सफोकेटेड और रेस्टलेस महसूस करता हूँ और यही रीजन है कि मैं यहाँ परेशान रहता हूँ। इस दौरान मैं बहुत सारी लड़कियों से मिला और तुम्हें पता है कि क्या हुआ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद चीजें बदल गई। शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी, लेकिन जब वह रात तुम हमारे साथ बिताई, उसके बाद मैं किसी और के साथ नहीं सोया। मुझे ऐसा लगता है जैसे उस रात तुमने मेरी आत्मा को ले लिया। मुझे पता है कि इस तरह की चीजें अजीब लगती हैं जब मेरे जैसा एक ओमिनाइजल ऐसा कहता है, लेकिन यही सच है। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।